सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज 26 दिसंबर के जनसत्ता विश्लेषण में। देखते हैं आज के अखबार में कौन सी खबरें हैं महत्वपूर्ण और हमारे आगामी परीक्षाओं में किस तरीके से हम उन्हें उपयोग में ला सकते हैं। हम सीधे एडिटोरियल्स पे आने का प्रयास करेंगे, बाकी पेपर आप भी अध्ययन करिए, क्योंकि अध्ययन जब हम खुद करते हैं तो हम चीज़ों को और बेहतर जान पाते हैं। हम इस वीडियो के माध्यम से आर्टिकल्स को समझने का तरीका क्या होना चाहिए वो बताने का प्रयास करते हैं। आप खुद से भी इस अखबार में मौजूद सभी खबरों से गुजरा करिए और ये देखा करिए कि कैसे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो खबरें काम में आएंगी। प्रथम आर्टिकल हमारे सामने है, लेख जो है दुरुस्त आयात। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने जिस तरह भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI को निलंबित कर दिया, उससे यह पता चलता है कि इस मामले पर चल रही खींचातान के बीच कैसे एक तरह से अराजक माहौल खड़ा हो रहा था और इसके लिए सरकार के रुख पर सवाल उठ रहे थे। हालांकि WFI के संदर्भ में सरकार का ताज़ा का फैसले का आधार तकनीकी है, लेकिन इसका एक संदेश ये भी निकला है कि महिलाएं खिलाड़ियों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के समूचे ढांचे और कामकाज के तौर तरीके को लेकर जो आईना दिखाया था, वास्तव में वह ज़मीनी हकीकत की बुनियाद पर उठाया गया था। देखिए, सरकार ने जिस आधार पर कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया है, वो तो बेसिकली स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की रिपोर्ट के ऊपर है कि जो काम करने का तरीका था, जो उस संस्थान में WFI में वो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे थे। मगर प्रैक्टिकली जो हम बाहर देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो हमारी महिला कुश्ती खिलाड़ी थी उनके जो प्रोटेस्ट था उससे मोटिवेटेड था और ये अच्छी बात भी है। और कुश्ती संघ को लेके शिकायतें बहुत आती रही हैं, सिर्फ यही शिकायतें नहीं थी, शिकायतें बहुत आती रही हैं और गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि नेगेटिव नैरेटिव सेट हो। तो WFI को समाप्त करके गवर्नमेंट ने ये भी दिखा दिया है कि ये वो ज़माना नहीं है ऑर्थोडॉक्स वाला कि कोई दबदबा बना के रखेगा अपना। प्लेयर्स को सरकार ने मोटिवेट कर दिया है कि प्लेयर्स के हित में गवर्नमेंट काम करेगी, क्योंकि प्लेयर्स हमारे लिए मेडल्स लाते हैं, प्लेयर्स हमारे लिए जीत के लाते हैं, सम्मान लाते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या रखा है साफ अपने एजेंडा में कि जो भी काम होगा वो होगा डेवलप्ड नेशंस के लिए, एक डेवलपिंग नेशन बनाने के लिए, भारत को डेवलप्ड नेशन बनाने के लिए। और विकास की प्रगति में मेरे साथियों कोई भी अवरोध नहीं आना चाहिए। लाल फीताशाही और एसोसिएशन संघों का, मतलब WFI से संघों का दबदबा होना, ये विकास के लिए ठीक नहीं होता है। हमें एक रेगुलेटरी बॉडी की ज़रूरत है, ऐसी बॉडी जो इंडिपेंडेंट मैनर में बिना कोई पॉलिटिक्स के काम करे और हमारे स्पोर्ट्स वेलफेयर के लिए ही सोचे। चलिए आगे आते हैं। गौरतलब है कि पिछले काफ़ी समय से कई महिलाएं पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण जी पर कई गंभीर सवाल उठाए थे और आंदोलन भी किया था, मगर उनकी मांगों पर सरकार ने कोई साफ रुख अख्तियार नहीं किया। हाल में जब WFI का चुनाव हुआ तब भी उसके अध्यक्ष के रूप में ब्रजभूषण शरण के ही नज़दीकी माने जाने वाले व्यक्ति को नियुक्ति हुई। किसी भी हाल में ये कोई आदर्श स्थिति नहीं है। देखिए, सही बात है। देखिए, जो हमारी बॉडीज़ होती हैं, जो रेगुलेटरी बॉडी है या कोई भी आपका संघ है या एसोसिएशन है, इंस्टीट्यूशन है, वो तभी अपनी फंक्शनिंग अच्छे से कर पाएगा जब उसको पहली बात तो किसी भी प्रकार के बायसनेस से फ्री होगा। तभी वो अपने जो सब्जेक्ट्स हैं, जो लोग हैं, उनके लिए वेलफेयर सोच पाएगा। तो ये वैसे भी अच्छी बात है। ये थोड़ा सा नैरेटिव भी दिख रहा था न्यूज़ में कि दबदबा बनाए हुए हैं कुछ बाहुबल वाले लोग, जो कि गलत था। और खिलाड़ी तो कुछ नहीं होते हैं, खिलाड़ी सिर्फ खिलाड़ी होते हैं, उनको तो कुछ भी करा लो, हम जो चाहें दबा सकते हैं।
पर गवर्नमेंट ने ये क्लियर कर दिया है कि नहीं भैया, ऐसे नहीं होगा। आगे आते हैं ग्रामीण बाजार में पहुंच की मुश्किलें। आज देश की जनसंख्या लगभग 140 करोड़ है। इसमें से लगभग 70% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। इस दृष्टि से लगभग 98 करोड़ लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। व्यावसायिक यूनिट में यह एक बहुत बड़ा बाजार है। इस तक पहुंचकर वहां के उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पाद और सेवाओं की उपलब्धता निश्चित करा देना देश की अर्थव्यवस्था की तेज गति प्रदान की जा सकती है। बेसिकली आसान भाषा में जो हमारी रूरल मार्केट है, हमें उसको कैप्चर करना पड़ेगा। हमें जो हमारा अर्थव्यवस्था का फ्लो चल रहा है वो रूरल मार्केट से भी गुजारते हुए निकालना पड़ेगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने ग्रामीण क्षेत्र को परिभाषित करते हुए कहा है कि जिस क्षेत्र की जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। ठीक है, देखिए रूरल एरिया क्या है। अगर आप देखें कि रूरल एरिया क्या होता है, रूरल एरिया सॉरी टेक्निकल एरर। रूरल एरिया देखिए, जो हमारी नेशनल सांख्यिकी सर्वे है NSSO, चलिए, तो उनके मुताबिक सॉरी वह क्षेत्र जिसमें जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। 400 व्यक्ति 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर, जिसकी स्पष्ट सीमा वाले क्षेत्र में कोई नगर पालिका या बोर्ड जिसकी स्पष्ट सीमा वाले क्षेत्र में कोई नगर पालिका या बोर्ड हो, जिसके पुरुष कामकाजी आबादी कम से कम 75% लोग कृषि और संबंध गतिविधियों में शामिल हो। 75%। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार 49,000 से कम आबादी वाले क्षेत्रों को अलग अलग श्रेणी में ग्रामीण क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग कृषि और मछली पकड़ने, मिट्टी के बर्तन बनाने, बुनाई और पेंटिंग की पारंपरिक कला, मुर्गी पालन और डेयरी से संबंध कृषि गतिविधियों से स्वरोजगार करते हैं और बड़ी संख्या में गरीब और भूमिहीन व्यक्ति मजदूरी करके अपना भरण पोषण करते हैं। इनकी आय काफ़ी हद तक मौसमी होती है और इसलिए बेसिकली जो देखिए रूरल बेस इकॉनमी होती है उसमें जो हमारे फार्मर्स या फिर कोई व्यक्ति है वो या तो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, ठीक है, या वो सीजनल या तो वो लेबरर है, ठीक है, या वो कोई भी सीजनल काम करता है, सीजनल एम्प्लॉयमेंट करता है ना, जो काम एक सीज़न में ही मिलता हो बस, ठीक है ना, वो काम छाते बनाना या फिर कोई चीज़ सेल करना, ठीक है। एक तरफ गांव की उपज शहरी बाजार में उपलब्ध कराई जाती है जिनमें कृषि उत्पाद, फसल, फल वगैरह सब्जियां होती हैं, और सिलाई डिज़ाइन, कपड़े, पेपर मैश, बांस की हस्त निर्मित वस्तुएं इत्यादि। जो शहर से ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराए जाने वाले उत्पाद हैं, जिनमें FMCG उत्पाद जैसे मोबाइल, टेलीविज़न, साबुन, डिटर्जेंट, मतलब ये देखिए एक तरीके से सर्कल है, हम समझने का प्रयास करेंगे। अर्बन और रूरल के बीच में ये चक्र कैसा है। रूरल एरिया से अर्बन एरिया में क्या क्या जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में क्या जाता है, कृषि का उत्पाद जाता है, कृषि उत्पाद जाता है, ठीक है, और हैंडीक्राफ्ट वाला, है ना, हस्त निर्मित जितनी कला वाला सामान होता है वो जाता है, हैंडीक्राफ्ट वाला सामान जाता है। और क्या जाता है, और आपका ये
कोई भी अन्य उत्पाद जो वहाँ बनाया जाता है वो जाता है, ठीक है। इसके बदले शहरी क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में क्या आता है? शहरी क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में आता है फाइनल प्रोडक्ट के रूप में, मतलब ज़रूरी नहीं है कि इन्हें यूज़ करा गया हो, मतलब नॉर्मल वाला एफएमसीजी कहा जाता है। एफएमसीजी क्या होता है? एफएमसीजी होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। मतलब आपका टूथपेस्ट, आपका साबुन, सोप, आपका शैम्पू, ठीक है, बिस्किट, चिप्स, लेज, कुरकुरे, ये सब आपका एफएमसीजी में आता है। तो शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों में ही आपका ये उत्पाद आते हैं फाइनल वाले, है ना। कपड़े आते हैं, प्रोसेस्ड कपड़े बने बनाए। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विकास और विस्तार अब भी शुरुआती चरण में है। अधिकांश गांवों में मानसून के दौरान विकट स्थिति बन जाती है। हाँ देखिए, अवसंरचना विकास तो अभी भी थोड़ा इसी बेसिक लेवल पे चल रहा है, उसे बढ़ाने की ज़रूरत है। इस कारण परिवहन में अधिक समय लगता है, जिससे जल्दी में सड़कें ख़राब हैं बहुत, है ना। और रेल रोड भी अब धीरे धीरे ठीक हो रही है, तो ऐसा नहीं कहेंगे बिल्कुल ख़राब है। हम जानते हैं कि जो आपकी प्रधानमंत्री सड़क योजना है, ग्रामीण सड़क योजना है और तमाम योजनाएं चल रही हैं, उनके माध्यम से जो ग्रामीण अवसंरचना है उस पर काम करा जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में जिसके जो व्यवस्था है उसके मुताबिक, जो बेसिकली जो अवसंरचना वाली व्यवस्था है उससे ही अर्थव्यवस्था चल रही है वहाँ की, ठीक है। जैसे रोड कनेक्टिविटी हो गई, ट्रेन कनेक्टिविटी हो गई, तो वो कहीं ना कहीं वहाँ पे इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूशन देगा अपना। अवसंरचना जो है आपकी, रोड, ट्रांसपोर्ट इत्यादि। माल को उचित स्थिति इसमें रखने के लिए उपलब्ध गोदाम का उचित रखरखाव नहीं हो पाता है। देखिए अब वही, अगर हम बात करें कि अवसंरचना में क्या आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आएगा। ग्रामीण अवसंरचना में बेसिकली आपका रोडें आएंगी, सड़क आएगी, इसके साथ साथ गोदाम आएंगे, गोदाम आएंगे ताकि जो उत्पाद समय रहते कहीं ले जाया नहीं जा सकता है, ट्रैक्टर की कमी है, ट्रैक्टर सारे भी चल रहे हैं, तो गोदाम में स्टोर हो जाए। कोल्ड स्टोरेज आएंगे, बेसिकली हम कोल्ड स्टोरेज आएंगे। ट्रेन कनेक्टिविटी, अगर कोई उत्पाद है जो देश के अन्य कोनों में भेजना है, वो ट्रेन कनेक्टिविटी से ही पॉसिबल हो पाएगा। ग्रामीण अवसंरचना में आपका बिजली आएगा, इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ये चीज़ें जो है अगर हम सुनिश्चित कर लेते हैं तो हम एक अर्थव्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्र को भी योगदान देने का अवसर प्रदान करते हैं। चलिए आगे आते हैं। ग्रामीण बाज़ारों में पहुंच की राह और हालांकि काफ़ी कठिनाइयों से भरी लग रही है, लेकिन कुछ उपाय के ज़रिए इनको दूर करके बहुत बड़े उपभोक्ता वर्ग तक पहुंचा जा सकता है, ठीक है। साथ ही ग्रामीण बाज़ारों में पहुंच की बाधाओं को दूर किए जाने भी ज़रूरी है, हमको ज़रूरत है। इसके लिए सरकारों द्वारा समय समय पर प्रयास किए जाते हैं। विद्युतीकरण, ग्राम सड़क योजना और हर गांव में मुफ्त वाईफाई उपलब्ध कराने जैसी नवीनतम सरकारी पहल के कारण परिदृश्य में कुछ बदलाव आने शुरू हुए हैं। ग्रामीण निवासियों की अशिक्षा की दृष्टिगत रखते हुए वस्तुओं और सेवाओं के विज्ञापन, बैनर, पुस्तिकाओं और प्रिंट मीडिया के अन्य रूपों में उनको पढ़ने और समझने की बाधा को देखते हुए अन्य माध्यमों के बजाय टीवी विज्ञापनों, नुक्कड़ नाटकों और गांव के मेलों और उत्सवों में सहभागिता जैसे परंपरागत माध्यम अधिक उपयोगी हो सकते हैं। व्यवस्थित और पारदर्शी विपणन की दशाओं का निर्माण करने के लिए बाजार नियमन की नीति से कृषक और उपभोक्ता दोनों को लाभान्वित किया जा सकता है। सड़कों, रेल मार्गों, भंडारगृहों, गोदामों, शीतगृहों और प्रसंस्करण इकाइयों के रूप में उपलब्ध भौतिक आधारभूत सुविधाएं इन क्षेत्रों की बढ़ती मांग को देखते हुए अपर्याप्त हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग ग्रामीण बाजारों में पहुंच की दिशा में महत्वपूर्ण सहयोग कर सकता है। जिन क्षेत्रों में इंटरनेट की पर्याप्त सुविधा है, वहां ऑनलाइन मार्केटिंग प्रभावी भूमिका का निर्वाह कर सकता है। ग्राहकों से सीधे ऑर्डर लेकर उनको उपलब्ध परिवहन सुविधाओं द्वारा आवश्यकता की वस्तुएं पहुंचा सकती हैं। देखिए हम अगर ऑनलाइन मार्केट को भी इंटीग्रेट कर लें ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन, है ना, तो भी हम वहाँ पे देखिए चीज़ें बेहतर कर सकते हैं। दूसरी बात है, हम इस लेख में बात कर रहे हैं बेसिकली इकॉनमी की, हम यहाँ पे सिर्फ कृषि की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए,
बहुत ही बढ़िया लेख लिखा है, बहुत ही कम शब्दों में स्पष्ट रूप में अपनी बात कही है अजय जोशी जी ने। आगे आते हैं। गाज़ा में मानवीय मदद पर आखिरकार मिली सहमति। ये यूएन भी अपना काम प्रयास कर ही रहा है। यूनाइटेड नेशंस जो है कि कुछ भी करके जो स्थिति ख़राब चल रही है इस समय गाज़ा पट्टी पे, इज़राइल हमास युद्ध के कारण, तो उसको जो वहाँ पे रह रहे निवासी हैं उनकी भी मानवाधिकारों का ध्यान रखा जा सके। चलिए आगे देखते हैं। रॉबिन मिन्स हैं आईपीएल में पहुंचने वाले पहले आदिवासी खिलाड़ी। रॉबिन मिन्स। आपराधिक न्याय विधेयकों पर राष्ट्रपति ने लगाई मोहर। जो हमारे अभी हाल ही में 3 नए कानून बनाए गए थे जो आईपीसी सीआरपीसी को परिवर्तित कर रहे हैं। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य कानून। औपनिवेशिक काल के 3 कानूनी भारतीय दंड संहिताओं को परिवर्तित कर दिया गया है, जो बेसिकली हमारे आईपीसी सीआरपीसी चले आ रहे थे, है ना, 1872 से और ब्रिटिश काल से चले आ रहे थे। इनको चेंज कर दिया है, परिवर्तित कर दिया है। नया नाम इनका बीएनएस हो गया है, भारतीय न्याय संहिता। ठीक है। और इन कानून को बदलने का जो हमारा मोटिव था वो था कि वर्तमान स्थिति के हिसाब से जुर्माने का प्रावधान हो और सज़ा कितने दिन की होनी चाहिए उसका प्रावधान हो और जेल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए उसका प्रावधान हो। ये अपडेट करे गए हैं बीएनएस में। वो नए सिरे से तमाम अपराधों को लेके अपने बिंदु रखे हुए हैं गवर्नमेंट ने, जो कि अब प्रेसिडेंट साहब ने भी अपने साइन कर दिए हैं, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। चलिए आगे देखते हैं। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।